हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव दी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण हेतु स्वस्थानीय का संरक्षण क्षेत्र। ठीक है, इसमें हमने पहले बहुत से टॉपिक पढ़ चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले का वीडियो देख ले ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि भारत के जो 18 वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में दिया है। एक तो नाम, दूसरा दिया है अधिसूचना की तिथि और तीसरा दिया है स्थान या राज्य, जिसमें ज़्यादा विशेष है। तो आपको देखिए, स्थान और राज्य में सबसे ज़्यादा पहले ये तो याद होना ही चाहिए कि राज्य कौन सा है, उसके बाद उसमें किस जिले में आता है, ये दूसरा ध्यान देना है। और ये अधिसूचना की तिथि बहुत कम पूछता है, पर अगर आप एक बार नज़र मार लेंगे तो तकलीफ कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। पहला है नीलगिरी। नीलगिरी कब हुआ है? तो ये 1986 में अधिसूचना की तिथि के द्वारा, सरकार के द्वारा जो बनाया गया था वो है। और ये कौन कौन से राज्य में है? तो ये मेन है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ये मेन राज्य है और इसमें ये प्रमुख इसके जिले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक हिस्से में है। मेन कौन कौन से राज्य हैं? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, 3 राज्यों में है नीलगिरी वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र। और इसकी एक प्रमुख बात यह है कि ये यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, सेकंड है नंदा देवी। नंदा देवी का कब हुआ? तो ये 1988। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए लाइन से चलता जा रहा है, इसकी डेट के हिसाब से मैंने इसको अरेंज करके ही लिखा है, तो आपको याद करने में फिर इस तरह से आसानी हो जाएगी। तो ये कहाँ पे है? तो ये मुख्य रूप से आपके उत्तराखंड का हिस्सा है, वहां पर है, जिसमें चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले आते हैं। ये भी आपका यूनेस्को की सूची में शामिल है। थर्ड है नोकरेक। नोकरेक जो है वो गारो पहाड़ियों का हिस्सा है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये आपके मेघालय राज्य में है। महान निकोबार, ये भी आपका, ये जो नोकरेक है वो भी यूनेस्को की सूची में शामिल है। आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ मैंने ये स्टार लगाया हुआ है, याद रखिएगा कि ये यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, तो ये स्टार को ध्यान दीजिएगा, जहां मैंने लिखा है वो आप ध्यान दे दीजिएगा कि ये सब यूनेस्को की सूची में शामिल है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट महान निकोबार। तो देखिए, महान निकोबार आप निकोबार से ही समझ जाएंगे कि ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होगा। फिर है नेक्स्ट मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो ये भारत और श्रीलंका, जो हमारे तमिलनाडु है, उसके बीच में जो मन्नार की खाड़ी का भारतीय भाग है वहां पर है। नेक्स्ट देखेंगे हम मानस। मानस कहाँ पे है? तो ये असम का है, जिसमें कोकराझार, बोंगईगांव, बारपेटा, नलबाड़ी, कामरूप और दरंग जिले के हिस्से शामिल हैं। नेक्स्ट है, देखिए तो ये देखिए, ये जो आपका है ये यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, ये सूची में शामिल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार नहीं लगाया। फिर नेक्स्ट देखिए सुंदरबन, जो कि 89 में अधिसूचना द्वारा जारी करके बनाया गया था। अब ये कहाँ है? तो देखिए ये है, याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का डेल्टा, वहां पर है सुंदरवन। और ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। आपको ध्यान होगा तो सुंदरवन में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? तो वो बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सिमलीपाल, ये कहाँ पे है? तो ये आपका मयूरभंज जिले का हिस्सा है, ओडिशा। डिब्रू सैक्रोवा, ये कहाँ पे है? तो ये आपके असम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों का हिस्सा है। दिबांग, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि सियांग और दिबांग घाटी का एक हिस्सा है। पचमढ़ी तो आपको पता ही होगा। देखिए कुछ कुछ फेमस है जो आपको पता ही होगा, जैसे सुंदरबन पता है, पचमढ़ी है और कान्हा किसली है, इस टाइप के कुछ है जो आपको पता ही है। पचमढ़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, 3 जिलों के कुछ हिस्से में है। कंचनजोगा कहाँ पर है? तो आपका ये है
खंगचेनजुंगा पहाड़ियों और जो सिक्किम के कुछ हिस्सों में ये पाया जाता है। अगस्तमलाई, अगस्तमलाई कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में थिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों का हिस्सा। और केरल में कहाँ पे है? तो ये तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पठानमट्टा जिले। मतलब कितने जिले में है अगस्तमलाई? तमिलनाडु। दूसरा है आपका केरल। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा एरिया कवर हो रहा है। थर्ड है अचनकमार, जिसको हम अमरकंटक के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है? अनूपपुर और डिंडोरी जिलों के कुछ हिस्सों को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये कौन कौन से राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक हम कभी कभी ये गड़बड़ कर देते हैं कि उसे सिर्फ मध्य प्रदेश का मान लेते हैं, जबकि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य में है। तो इसमें छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला भी है और अनूपपुर और डिंडोरी जो कि मध्य प्रदेश के हिस्से हैं वो शामिल है। कंफ्यूज मत होइएगा, देखिएगा राज्य प्रमुख रूप से आप ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कच्छ। कच्छ आपको मालूम ही है कि गुजरात का हिस्सा है। अब यहाँ पे कौन कौन से जिले हैं तो ये आप देख लीजिएगा कि कच्छ का हिस्सा राजकोट, सुरेंद्रनगर और पाटन सिविल जिले ये शामिल है। ठंडी मिठाई, शीत मरुस्थल जिसे कहा जाता है, ये आपका है पिन वैली नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्र जो है। अब इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल और सरयू और किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए इसमें कितना तीनों आ गया आपका। और ये मेन आप कहाँ कहेंगे तो ये आपका कहलाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शीत मरुस्थल के नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में कैसे हो गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्या होता है जब हम एग्जाम में बैठे रहते हैं ना तो थोड़ा अपना वो दिमाग लगा लेते हैं कि मरुस्थल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में तो हो नहीं सकता, तो ये हम यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हर बार वर्ड है उसको हम आसपास जोड़ के नहीं देख सकते। ठीक है, शेषचलम हिल्स ये कहाँ पे है तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो शेषचलम हिल रेंज में है और चित्तूर और कड़प्पा जिलों के कुछ हिस्सों में है ये। ठीक है, पन्ना, पन्ना कहाँ है तो पन्ना देखिए मध्य प्रदेश में पन्ना और छतरपुर जिलों में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपने दो पढ़ा है, और एक पन्ना और एक अमरकंटक। अब देखिए आप, पन्ना सबसे लास्ट में है जो कि 2011 में बना है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया था कि जो जो मैंने रेड किया है वो आप देखेंगे कि कौन कौन से, देख लीजिएगा, गिनती कर लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। ये सब क्या है तो यूनेस्को की सूची में शामिल है। देखिए अब सबसे पहला कौन सा है तो हमने सबसे पढ़ा था पहले नीलगिरी का। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है तो वो था मन्नार की खाड़ी। इसमें सबसे नया कौन सा है तो ये देखिए अभी हमने पढ़ा नया, इसमें सबसे क्या है पन्ना है। सबसे छोटा क्या है तो वो है डिब्रू सोई खोवा। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वो लेह जनपद में जम्मू कश्मीर में है। वहां पर क्या है तो वो वृहद ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, वहां पर है, और ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। और ये कब बना था तो ये 1936 में बना था, ये जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसका पहले नाम क्या था तो इसका पहला नाम हैली था, बाद में इसे वृहद ग्रेट हिमालय कहा जाने लगा। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है, जिसे वृहद ग्रेट हिमालय कहा जाता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। 1936 में बना है। और इसका पहले नाम क्या था तो इसका पहले नाम था हेली। सबसे अधिक बाघ जनसंख्या और सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं तो वो है बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स आपको एक यहाँ बता देती हूँ मैं कि मध्य प्रदेश को पहले बाघ का राज्य का जिला घोषित किया था, बाघ राज्य का जिला राज्य घोषित किया गया था।
लेकिन बीच में क्या हुआ कि बाघों की संख्या अचानक से कम होने लगी, तो इससे वो बाघ राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। बीच में फिर बाद में वापस इसके जो इसके राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है वहां पे फिर से बाघों की संख्या बढ़ने लगी। अभी मुझे नहीं मालूम कि इसे वापस दर्जा दिया गया है या नहीं, लेकिन बीच में इससे जो बाघ राज्य का दर्जा था वो छीन लिया गया है। जहां तक जब तक मेरी जानकारी है तब तक तो अभी तक तो मिला नहीं है। हालांकि बाघों की संख्या में वृद्धि जरूर हो चुकी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो ये क्या है? तो देखिए, ये जो अवधारणा है वो किसने दी है? तो वो दी है आपको नॉर्मन मेयर द्वारा दी गई है। देखिए, एक संस्था है जिसका नाम है कंजर्वेशनल इंटरनेशनल। ये क्या है? ये अमेरिका की एक गैर लाभकारी संगठन है जो किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करता है। अब ये क्षेत्र घोषित करता है तो ये किस आधार पर करता है, उसका मानदंड क्या है? तो उसका मानदंड ये है कि जो संवहनीय पादपों की संख्या है वो कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1500 स्थानिक प्रजातियां। अब इसे आप कह सकते हैं कि विश्व की कुल प्रजातियों के 0.5% से अधिक होना चाहिए। सोच लीजिए कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो कितनी पाई जाना चाहिए? विश्व की कुल प्रजातियों का 0.5% और 1500 स्थानिक प्रजातियां ये होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा होता है कि इनके जो आवास स्थल होता है ना वो कम से कम 70% नष्ट हो चुका हो। अभी देखिए 70% नष्ट हो चुका हो, या तो ये मानव द्वारा नष्ट कर दिया गया हो या प्रकृति द्वारा नष्ट कर दिया गया हो, पर अभी वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा तो मानव ही नष्ट कर रहा है। अब देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ कि कोई वन मान लीजिए 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अब मनुष्य जंगल को काटता जा रहा है, वो बच गया 30%। तो ये क्या हो जाएगा? 70% क्या हो गया? मानव द्वारा नष्ट हो गया। तो जो जातियां हैं, जो जैव विविधता है, मतलब जो जीव हैं, उनके मूल आवास स्थान तो कम हो गया ना। तो यही है कि जो पहले क्षेत्र था उससे 70% क्या होना चाहिए? नष्ट हो चुका होना चाहिए। मतलब उनके रहने की जगह कम हो गई है। अब देखिए, पृथ्वी पर मैं यहाँ पे किसी द्वीप की बात नहीं कर रही हूँ, ना महाद्वीप की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पृथ्वी पर कुल कितने हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो वो है 36। कितने हैं पृथ्वी पर? ठीक है। भारत में कुल कितने हैं? तो भारत में 4 है। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट व श्रीलंका है, इंडो बर्मा है, पूर्वी हिमालय है और सुंडालैंड है। ठीक है। हॉटस्पॉट या संवेदनशील क्षेत्र, देखिए क्या होता है कि जहां पर जातियों की पर्याप्तता होती है और स्थानीय जातियों की भी अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीवों की जातियों के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? संकट। इन जीव के जातियों के अस्तित्व पर क्या बन गया है? संकट। मतलब ये खत्म होने के अस्तित्व पर है। अर्थात जहां पर स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से जातियों की समृद्धता है लेकिन आवास निवास का संकट बना हुआ है, ऐसे स्थलों को हम क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट या संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं। देखिए, एक तो होना है कि पहला क्या है? तो ये पहला आपका है कि जातियों के अस्तित्व पर ही संकट बना हुआ है। दूसरा क्या है कि आवास निवास का भी संकट बना हुआ है। दोनों बात आप ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे स्थलों को क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट या संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं। देखिए, अब ये जो क्षेत्र हैं उनके रख रखाव के लिए कोई पैसे लगते हैं। अब ये पैसे कहाँ से आते हैं? तो ये फंड से आते हैं, जो कि किस फंड से आते हैं? वो है आपका क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड। ये जो फंड है ये हॉटस्पॉट के प्रबंधन कार्य हेतु फंड प्रदान करता है। अब ये फंड तो प्रदान करता है, लेकिन ये फंड में पैसे कहाँ से आते हैं? तो ये है आपका कंजर्वेशन इंटरनेशनल, यूरोपीय संघ, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जापान सरकार, मैकआर्थर फाउंडेशन और
विश्व बैंक की एक संयुक्त पहल है। मतलब ये सब इस CEPF फंड में पैसा देते हैं ताकि जगह जगह जो हॉटस्पॉट की जगह है वहाँ का प्रबंधन किया जा सके और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। अब देखिए यूनिक, रेड लिस्ट। यूनिक को क्या कहते हैं तो आपको मैं बता दूं, इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, जो कि रेड लिस्ट कहा जाता है। ये क्या है, इसका गठन कब हुआ था तो ये 1964 में गठन हुआ था। और इसका काम क्या है कि जो जैविक प्रजातियां हैं उनके जो वैश्विक संरक्षण की स्थिति है, जो भी मतलब पूरे विश्व में कुल कितने जातियां हैं और उनका संरक्षण किस प्रकार है, उनमें कमी हो रही है, अधिकता हो रही है, क्या है, जो पूरी सूची है वो क्या है, दुनिया की सबसे व्यापक सूची है। तो ये यूनिक प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसका प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर विश्व का प्रमुख अधिकारी है। ठीक है, आप देखिए यूनिक अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये विश्व का प्रमुख अधिकारी है। देशों के लिए क्षेत्रीय लाल सूची उपलब्ध कराता है। ये जो रेड लिस्ट है वो कौन उपलब्ध कराता है तो ये संस्था जो है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये देशों के लिए क्या उपलब्ध कराता है, क्षेत्रीय लाल सूची उपलब्ध कराता है। इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लाल सूची सूचकांक जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा प्रकाशित होती है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के उपायों तथा उनके समय के साथ स्थिति आदि को बताता है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये बताता है कि किनका संरक्षण किया जाना चाहिए, उसके उपाय क्या है, उनके साथ समय के साथ उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है कि उनकी संख्या घटोतरी हो रही है, या उनकी संख्या बराबर बनी हुई है, या वो लुप्त प्राय हो गए हैं, या वो लुप्त हो चुके हैं, ये सब की जानकारी देता है। और इसमें कौन कौन से जीव आते हैं तो इसमें आते हैं स्तनधारी, पक्षी, उभयचर और कोरल, इनको वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए, जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट को क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है मेगा डाइवर्सिटी प्रदेश कहा जाता है। अब देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत ये आपका लास्ट पॉइंट है कि पवित्र उपवन व पवित्र झीलें। तो देखिए, पवित्र उपवन वो होता है कि जो वन क्षेत्र होता है उसमें कुछ आदिवासी जनजातियां होती है, जो आदिवासी जनजातियां उस वन के संरक्षण हेतु पूरे उपाय करती है। मतलब वो क्षेत्र को पूरा देख रेख करती है कि ना तो वहाँ के किसी जानवर को हानि कोई पहचानने देता है और न ही किसी तरह जंगल को कोई हानि पहुंचा सकता है। तो वो पूरी तरह से उनके द्वारा संचालित होता है और वो उस वन क्षेत्र की पूरी तरह रक्षा करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका पवित्र उपवन। अब वो पवित्र झीलें कैसे हैं, जैसे जब वन क्षेत्र आता है तो क्या हो गया, वो पवित्र उपवन, और जब वही क्षेत्र जलीय क्षेत्र हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, पवित्र झीलें। पवित्र झीलें में क्या हो जाता है कि वो जो जलीय स्थल होता है उसको, और जो जलीय जंतु होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनको वो संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ये हो गया आपका पवित्र उपवन व पवित्र झीलें। अब देखिए, इसमें आपको क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एशियाई अफ्रीकी देशों में पवित्र वनों के रूप में जैव विविधता के संरक्षण की परंपरागत कार्यनीति प्रचलित है। ये छोटे छोटे वन होते हैं जो धार्मिक पवित्रता के कारण आदिवासी समुदाय के द्वारा संरक्षित हैं। ये बताया था मैंने कि आपको ये आदिवासी समुदाय के द्वारा संरक्षित होते हैं। देखिए, पवित्र वन जो है वो भारत के कई राज्यों में भी स्थित है। ठीक है, हमारे सिक्किम में जो है खेचियोपलरी झील जो है वो क्या है, लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है, जिसे जलीय पौधे व जंतुओं का संरक्षण मिलता है। तो ये पवित्र झीलें हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करती हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।